कल पढ़े थे हम लोग शायद लंबवत आव्यूह तक, है ना, जिसको उदग्र आव्यूह कहते हैं। ठीक, आज स्टार्ट करना हम लोग को आयताकार मैट्रिक्स से। किससे स्टार्ट करना है? आयताकार मैट्रिक्स से। ठीक, देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है आपका, एक मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होती है उसे आयताकार मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसको थोड़ा देर पहले ये समझिए कि आयत और वर्ग किसको कहते हैं। क्षेत्रमिति पढ़े थे, वहां पे आप आयत और वर्ग के नाम सुने होंगे, पर सुने थे आयत और वर्ग का नाम ना। ठीक, तो आयत किसको बोलते हैं और वर्ग किसको बोलते थे? आयत इस टाइप का होता था, है ना, और वर्ग गोल होता है। वर्ग ऐसा होता है ना। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक ना, और वर्ग में चारों भुजा बराबर है। ठीक, तो यहां भी वही चीज बोल रहा है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं रहना चाहिए। ठीक, जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान रहेगा मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया उसका, तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो कोई एक ऐसा अवयव लिखिए जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या यह अवयव हो सकता है? 3 4 5 6 7 8, तो क्या कहलाएगा आपको? आयताकार अवयव कहलाएगा। ठीक, क्योंकि पंक्ति की संख्या अधिक है या स्तंभ की संख्या अधिक है? स्तंभ की संख्या अधिक है। कोटि इसमें कितना होगा? ठीक, देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, तो 2 हो जाएगा, है ना, स्तंभ 1 2 और 3, तो 2/3 हो जाएगा ना, होगा। तो देखिए m बराबर n नहीं ना है। ठीक, मतलब m बराबर n नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा आपको? आयताकार अवयव कहलाएगा। ठीक, मगर वर्गाकार अवयव की जब बात आता है ठीक, यहां लिखा हुआ है ना आपका, अगला लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक ना, जैसे देखिए एक एग्जांपल इसका लिख रहे हैं हम। बताइए इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है? के गो पंक्ति है, स्तंभ के गो है? 2 और 2 है ना। तो यहाँ पे m बराबर n दिख रहा है। तो यहाँ चीज याद रखिएगा कि जब वर्ग अवयव रहेगा तो उसमें m बराबर क्या होगा आपको? n होगा। ठीक, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है एक वर्गाकार अब एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि ऑप्शन 1 दे देगा, ऑप्शन 1 दे देगा m ग्रेटर देन n, ऑप्शन 2 दे देगा m लेस देन n, ऑप्शन 3 दे देगा m नॉट इक्वल टू n, ऑप्शन 4 दे देगा m इक्वल टू n। ठीक, तो बताइए m इक्वल टू n है था ना वर्ग अवयव, मतलब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, तो क्या कहलाएगा आपको? वर्ग अवयव कहलाएगा। अब हमको बताइएगा m ग्रेटर देन n रहता था तो उसको क्या कहते थे? m ग्रेटर देन n मतलब पंक्ति की संख्या ज्यादा है स्तंभ की संख्या से, पंक्ति की संख्या ज्यादा है स्तंभ की संख्या से, यह है ना। पंक्ति की संख्या इसमें 3 गो, स्तंभ की संख्या इसमें 2 ठो, तो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या ज्यादा है ना, तो इसको कौन सा अवयव कहते थे? क्षैतिज अवयव कहते थे कि उदाग्र अवयव? उदाग्र अवयव ना। ठीक, उसको कैसा अवयव? उदाग्र अवयव। जब m लेस देन n रहता है, m लेस देन n मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या रहेगा? कम। इसमें देखो पंक्ति की संख्या आपका इसमें स्तंभ की संख्या से कम है ना, तो इसको कैसा अवयव कहेंगे हम लोग? क्षैतिज अवयव कहेंगे। बात समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे बताइए m नॉट इक्वल टू n आयताकार अवयव के लिए, ठीक है कि नहीं? तो इस तीनों में भी m नॉट इक्वल टू n है ना। इस तीनों में भी अगर m लेस देन है तो ये भी m n के बराबर नहीं है, ये भी m n के बराबर नहीं है। ठीक, मगर m नॉट इक्वल टू n तो ये आयताकार वाला भी है। कंडीशन हम याद रखिएगा कि वर्ग अवयव कभी तभी कहलाएगा जब m बराबर n होगा तब। बात समझ में आया? ठीक, इस तीनों में भी पहला दूसरा तीसरा, पहला भी यही कहता है कि m n के बराबर नहीं है, दूसरा भी यही कहता है m n के बराबर नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर ना? अगला देखिए दिया हुआ है विकर्ण मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है? विकर्ण मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ डिफिनीशन कि एक मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य होते हैं, जिसमें विकर्ण के तत्व को छोड़ करके, विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सब जब क्या होता है?
शून्य होता है। ठीक, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम 30005 यहाँ पे 0 0 और 8। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये विकर्ण हो गया इसका, है ना। तो विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 है कि नहीं, 0 है। ठीक, जब विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 दिखेगा तब उसको लोग कैसा अवयव कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। बात समझ में आया, विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव शून्य होगा तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ये भी आपका विकर्ण अवयव है कि नहीं है ना, विकर्ण अवयव। ठीक, तो एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव होता है। ठीक, वर्ग अवयव ही क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। ठीक, वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव कहलाता है। तो आपसे बोल सकता है, पूछ सकता है कि विकर्ण अवयव वर्ग अवयव कहला सकता है, तो विकर्ण अवयव वर्ग अवयव ही कहला सकता है। ठीक ना, कब, जब विकर्ण के छोड़ करके उसका अवयव क्या होगा, शून्य, तो वर्ग अवयव क्या कहलाएगा, आपको विकर्ण कहलाएगा। ठीक ना। अगला दिया हुआ अदिश मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, अदिश मैट्रिक्स। तो ये चीज सोच लीजिएगा आप कि विकर्ण अवयव ही कहलाता है अदिश मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव ही कहलाता है अदिश अवयव। ठीक, कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब कंडीशन चेंज क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। अब कंडीशन क्या चेंज होता है जो समझिए, यहाँ विकर्ण अवयव के लिए कंडीशन क्या था कि विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हो रहेगा कि विकर्ण का अवयव एक बराबर हो या तो समान हो, विकर्ण का अवयव सभी अवयव क्या हो, एक समान हो। इसमें देखिए डिफरेंट है ना, 3 5 8 है। ठीक, मगर अदिश अवयव के साथ ऐसा नहीं होता है, अदिश अवयव में सेम एलिमेंट रहना चाहिए। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल जो लिखे ना वो सही है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 0 0 और क्या 2, ये कैसा अवयव है, विकर्ण अवयव का अदिश अवयव। ठीक, तो यहां से हमने क्या सीखा कि वर्ग अवयव ही कहलाता है विकर्ण अवयव, कब, जब विकर्ण का सभी अवयव छोड़ करके बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसे भी कह सकते विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव शून्य हो तो क्या कौन सा अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव ही कहलाता है अदिश अवयव, कब, जब विकर्ण का अवयव बराबर होगा, विकर्ण का अवयव क्या होगा, अब बाकी सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, इकाई अवयव। क्या दिया हुआ है, इकाई अवयव। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि वर्ग अवयव कहलाएगा विकर्ण अवयव। ठीक, अब विकर्ण अवयव अदिश अवयव और अदिश अवयव से बना क्या, इकाई अवयव। ठीक, इसमें क्या बोला कि आपका विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य नहीं, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक ना, विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए। ठीक, तो बोला गया वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, अब विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तब विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव शून्य है कि नहीं है। ठीक, तब अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई अवयव। जब आगे क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको लिखने के लिए रहता है कि ऑर्डर 3/3 का विकर्ण अवयव क्या है, तो ये कितना ऑर्डर का है बताइए, 3/3 का। तो हम कह सकते हैं कि 3/3 का यह इकाई अवयव है ना, कोटि 3/3 का यह इकाई अवयव है। ठीक, अगर आपको हम बोलेंगे 2/2 कोटि का इकाई अवयव लिखने के लिए, ठीक, लिखाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, b = 1 0 0 और क्या 1। ठीक, बात समझ में आया। तो अब हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो इकाई अवयव है वो अदिश अवयव भी है कि नहीं, इकाई अवयव है जो अदिश अवयव भी है, और इकाई अवयव है जो विकर्ण अवयव भी है, इकाई अवयव है जो वर्ग अवयव भी है। बात समझ में आया, मतलब कह सकते इकाई अवयव वर्ग अवयव भी है। यहां तक कोई दिक्कत। अगर 4/4 कोटि का रहेगा, 4/4 कोटि का, तो लिख सकते इसको ऐसे ना 1 0 0। ठीक ना, अब बताइए 0 1 0 0 फिर कितना 1 फिर कितना 0 0 1। ठीक, दिख रहा है ना,
डायगोनल वाला इक्वल है ना, इक्वल में भी 1 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे आप, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला दिया है त्रिकोणीय मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, ठीक, इसको त्रिभुजाकार आव्यूह भी लिखा हुआ रहे कहीं कहीं पे, ठीक ना, इसको लिखा हुआ रहा है नाम आपको क्या, त्रिभुजाकार आव्यूह लिखा हुआ रहता है, ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का, ठीक ना, लिखा हुआ भी है, एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें गैर शून्य तत्व विकर्ण के नीचे और ऊपर एक त्रिकोण बनाते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो दिखेगा सारा चीज आपको, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, त्रिकोणीय मैट्रिक्स कहलाता है। त्रिकोणीय मैट्रिक्स में विकर्ण के नीचे या ऊपर बने त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणीय मैट्रिक्स को इस प्रकार व्यवहारित किया जाता है, पहला ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है निचला त्रिकोणीय मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, अलग अलग देखते हैं कि आखिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ठीक, ये बात तो अभी हमने बोला कि वर्ग आव्यूह ही त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, ठीक, वर्ग आव्यूह ही क्या कहलाता है, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, ठीक। अब देखिए दिया हुआ है एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तत्व, एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं, विकर्ण और विकर्ण के ऊपर के तत्व गैर शून्य तत्व होते हैं, मतलब क्या कि कोई एक वर्ग आव्यूह लिख दीजिए, ठीक, 1 3 5, ठीक ना, 0 5 4 0 0 3, ये विकर्ण है ना, ठीक, विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य दिख रहा है, ऊपर के सभी तत्व गैर शून्य है ना, गैर शून्य मतलब शून्य नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे, मतलब नीचे में शून्य है तो त्रिभुज किधर बन रहा है, ऊपर में ना बन रहा है, विकर्ण के ऊपर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ऊपरी त्रिभुजाकार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बात समझ में आया तक, ठीक। अब यही चीज इसमें बोला निचला त्रिकोणीय मैट्रिक्स में कि एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य होते हैं, मतलब विकर्ण के नीचे त्रिभुज बनाएगा, है ना, ठीक। जैसे देखिए अब बताइए 1 0 0 लिख दें, 2 5 0 3 5 8, ठीक, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं विकर्ण को तो विकर्ण ये वाला है ना, तो विकर्ण के ऊपर सभी तत्व शून्य है, नीचे में ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक, तो नीचे में जब ट्रायंगल बना रहा था इसको क्या बोलेंगे आप, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैट्रिक्स का टाइप यहाँ तक और भी टाइप्स मिलेगा, मगर अभी जरूरत यहाँ तक तो अभी बता दिए, ठीक ना, फिर आपको सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह मिलेगा, उसके पहले हम लोग आव्यूह का कुछ अलजेब्रा है जोड़ घटाओ उसको सब पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए उसके पहले यहां दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स की समानता, मैट्रिक्स की समानता, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब बात आता है कि दो आव्यूह को समान कब कहते हैं, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं समान आव्यूह कब कहलाएगा, समान मतलब दो के बीच कंपैरिजन, एक ए तो दूसरा क्या मान सकते हैं बी, एक को पी तो दूसरा क्या मान सकते हैं क्यू मान सकते हैं, ठीक, तो बोला गया आपसे कि दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है, उसके पीछे कुछ कंडीशन है उसको समझिए, ठीक। पहला कंडीशन, समान आव्यूह तभी कहलाएगा जब तो दोनों में पंक्ति की संख्या क्या है वह समान होगा, लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स की समानता के लिए शर्त लिखे हैं ना, शर्त है ना, कंडीशन, आप लोग का भी कंडीशन होता है, नहीं कंडीशन होता है, ठीक, कंडीशन क्या है आपका कि मैट्रिक्स ए और बी में पंक्ति की संख्या समान होना चाहिए, मैट्रिक्स ए और बी में पंक्ति की संख्या समान होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आव्यूह ए और बी में स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए, मतलब दोनों आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और ए और बी के संगत तत्व समान होते हैं, अर्थात आई और जे के लिए ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा बी आई जे, ये तो लिखा हुआ हम लोग देख लिए, पर अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे उसको समझे, है ना। आपके पास दो आव्यूह है, ठीक,
ए इक्वल टू लिख दिए 5 6, या तो ऐसे पहले वेरिएबल लिख लो, है ना, A11 A12 A13 A21 होगा यहाँ पे, A21 और क्या A22, इसका कोटि क्या हो जाएगा 2 × 2। ठीक, अगर B का अवयव लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा B11 B12 B21 B2, इसका कोटि क्या दिया है 2 × 2। कंडीशन सेटिस्फाइड किया ना। ठीक, यहाँ ई एम का वैल्यू है, इसका कोटि मान लीजिए कि m/n है, इसका कोटि क्या मान लेते हैं p/q है। ठीक, इसका कोटि m/n, उसका कोटि क्या है p/q है। तो पहला कंडीशन जो आपसे क्या बोला कि m बराबर क्या है n होना, m बराबर p ना, m बराबर क्या होना चाहिए p, और n बराबर क्या होना चाहिए q। ठीक, अब जब दोनों अवयव बराबर है, a बराबर क्या है b, यदि a बराबर b है तो संगत अवयव इसका बराबर होगा, है तो संगत अवयव मतलब समझ में आ रहा है ना, A11 बराबर B11 होगा, A11 बराबर क्या हो जाएगा B11, और A12 बराबर क्या हो जाएगा B12 हो जाएगा, A21 बराबर क्या हो जाएगा B21 हो जाएगा, और A22 बराबर क्या हो जाएगा B22 हो जाएगा। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, फाइंड x y एंड z। ठीक, यदि यदि a बराबर क्या है b है, यदि a बराबर b है तो x y z का मान ज्ञात करें। a बराबर दे दिए x और 4 3 और y। ठीक, और b बराबर क्या दे दिए आपको 2 4 3 3 ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं z, यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, अब हमको बताइए x का मान कितना होगा, x बराबर 2, कब, क्योंकि देखो दोनों का कोटि बराबर ना है, इसमें भी 2/2 इसमें भी 2/2 दिया हुआ है। यह है कि a बराबर क्या है, a बराबर जब b है तो x के बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर 2 हो जाएगा, और y के बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और z के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। है ना आसान। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं कि दो अवयव जब समान अवयव होगा तो उसका संगत अवयव बराबर होगा, और दो अवयव समान तभी हो सकता है, समान तभी हो सकता है जब अवयव ए में पंक्ति की संख्या अवयव बी में पंक्ति की संख्या बराबर होगा, है ना, अवयव ए में स्तंभ की संख्या और अवयव बी में स्तंभ की संख्या बराबर होगा। ठीक, तब ना जब दोनों बराबर होगा तो उसका संगत अवयव भी क्या होगा बराबर। संगत अवयव मतलब जिस प्लेस पर, इसका मतलब यही नहीं लिखे थे वहां पे आपको कि aij बराबर bij, aij बराबर bij, मतलब a का अवयव बराबर b का संगत अवयव। ठीक ना, a का अवयव ही नहीं कि इसके x के बराबर ही नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसका जो पोजीशन है वही पोजीशन पर ही इक्वल होगा। ठीक ना, इसका जो पोजीशन है वही पोजीशन पर ही इक्वल होगा। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को हम बोलेंगे x और y का मान ज्ञात करें, x और y का मान ज्ञात करें। ठीक ना, तब जब a बराबर b है, तब जब a बराबर b है। आप लोग x और y का मान निकलेगा, ठीक, निकलेगा ना। क्या करना है, संगत अवयव को क्या करना है बराबर करना है, संगत अवयव को क्या करना है बराबर करना है। ठीक मतलब अब बताइए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4, और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जोड़ेंगे ना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो ये कट जाएगा y और y, और 2x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 बाई कितना आएगा 2।
अब कोई भी इक्वेशन में x का मान रख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4 दिया है ना, तो y बराबर 4 माइनस कितना, x तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। x का मान 2 और y का मान भी 2 निकल गया। ठीक, तो सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है ना वो इसमें फॉलो होता है। सिंपल अलजेब्रा जो नॉर्मल पढ़ते थे हम लोग बेसिक क्लास में, वो भी इसमें अप्लाई हो सकता है, होता है ही है, हो सकता है क्या है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हम लोग आव्यूह का अलजेब्रा के बारे में। ठीक ना, आव्यूह का बीजगणित, आव्यूह का क्या, बीजगणित है ना, लिखा है मैट्रिक्स का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अलजेब्रा मतलब क्या, जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना। अलजेब्रा में दो ही चीज तो होबे करता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, दो चीज मेन तो होता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और क्या, मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान के चलिए आप लोग बोल रहे हैं अभी, अगर 3 माइनस 4 लिखा हुआ है तो यह नहीं लिखा है 3 प्लस माइनस 4, तो एडिशनल लिखा हुआ है। ठीक, अगर कहीं पे भागा लिखा हुआ है, ठीक, 3 भागा 4, तो कहाँ लिखल है, 3 गुना 1/4 लिखल है ना। तो मेन चीज होता है जोड़ और क्या, गुना। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग में लिखे हैं आपका, सबसे पहले क्या लिखे हैं, आव्यूह का जोड़ तथा क्या, घटाव, आव्यूह का जोड़ तथा घटाव, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन आएगा इसके बाद, ऐसे थोड़ी एक ही बार में पूरा पार है, नहीं ना, धीरे धीरे ना, है ना, हो धीरे धीरे। देखते हो अभी चल रहा है अभी 7 दिन का प्रोसेस चल रहा है, नहीं 7 दिन का प्रोसेस है। पहले कुछ ही करता है, पहले पहले रोज देता है। ठीक, पता है उस दिन न्यूज में हम देखे थे, और न्यूज में देखे तो जानते हो क्या, कि 750 करोड़ का गुलाब बिका है उस दिन, समझ में आया। हमको लग रहा हो कि जितना सूखल पखल गुलाब होगा सब वो दिन निकल गया होगा, लिखा तो पेपर में दिया हुआ था। मतलब सोच लो 750 करोड़, 1 करोड़, एक गुलाब का कीमत 10 रुपया कितना रहता है, 20 रुपया, तो 750 करोड़ को 20 से भाग दो, उतना पागल प्रेमी है दुनिया में अभी, है कि नहीं, पागल है काम है। चलिए देखिए, हाँ हाँ बहुत अच्छा, देखो दो आव्यूह को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखें कि दो आव्यूह को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब उसके लिए भी कंडीशन है, ठीक, उसके लिए भी कंडीशन है क्या, यदि दोनों आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। बराबर भी तभी होगा जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगा। ठीक, और जोड़ा या घटाया भी तभी जाएगा जब उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होगा। ठीक ना, बात समझ में यहाँ पे। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दो आव्यूह को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उसका कोटि समान होगा। क्या होगा, उसका कोटि समान होगा। बात समझ में यहाँ पे, अर्थात एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर ए बराबर दिया हुआ है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है B11, B12, B13, B21, B22, B23। कोटि इसका क्या है, 2/3 है, 2 पंक्ति और कितना स्तंभ, 3 स्तंभ, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक, इसका कितना पंक्ति, 2 पंक्ति और कितना स्तंभ, 3 स्तंभ। बात समझ में आया यहाँ तक। ठीक, अब दोनों का कोटि बराबर है, दोनों का कोटि बराबर है ना, तो इसको जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़िएगा, इसका संगत अवयव को जोड़ना है ना, इसका संगत अवयव को जोड़ना है। अगर A प्लस B निकालना है आपको तो सेम पोजीशन पर वाला अवयव जुटेगा, तो A11 प्लस क्या हो जाएगा, B11। ठीक, फिर हो जाएगा A12 प्लस क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा, A13 प्लस क्या हो जाएगा, B13 हो जाएगा, A21 प्लस क्या हो जाएगा, B21 हो जाएगा, A22 प्लस क्या हो जाएगा, A23 प्लस क्या हो जाएगा, B23 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ठीक, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, अगर A बराबर दिया हुआ है आपको 3 4 5 6 7 8 1 2 5, ठीक, और B बराबर दिया हुआ है आपको
6 7 8 5 3 2 4 5 6 जुट सकता है दोनों ना। ठीक, पहले तो देखना दोनों का कोटि बराबर है तभी जुट सकता है ना। तो दोनों का कोटि बराबर है, दोनों का कोटि बराबर है कि नहीं है? क्या देख रहे हैं आप, किताब देख रहे हैं? पहले यहाँ देखिए ना, किताब वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा पढ़ने के बाद, है ना। एनसीईआरटी का सोल्यूशन खुद बोले करवा ही देंगे, तो उधर क्यों देख रहे हैं? देखिए इसका कोटि कितना, 3/, इसका भी कोटि कितना, 3/3। अब दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। तो थोड़ा सा अगर दिमाग है तो माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 3 + 6 लिख दे डायरेक्ट 9, और 4 7 कितना, 8 5 6 5 7 3 8 2 4 1 5 2 6 5। कोई दिक्कत? ऐड हो गया ना? ठीक, बात समझ में आया तक? मतलब ऐड जब भी करना है तो पहला तो कोटि बराबर होगा तभी जुटेगा, जब कोटि बराबर नहीं होगा तो जुटेगा नहीं। ठीक, कोटि बराबर होगा तो जोड़ लेंगे, और जुटेगा कैसे, तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस पर जुटेगा। ठीक ना, एक ही जगह वाला अवयव जो होगा ना आपका जुट जाएगा। ठीक, और यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है किसके साथ, घटाव के साथ भी। यही प्रोसेस अप्लाई करना है किसके साथ, घटाव के साथ भी। ठीक ना, अगर इसमें आपको घटाव दिया हुआ रहता, कोटि चेंज रहेगा तो बाबू नहीं जुटेगा। हम तो कंडीशन ही लिखवाए ना, नहीं नहीं देगा। ठीक ना, जो क्वेश्चन देता है वो थोड़ी पागल रहता है ना, वही तो पढ़ा लिखा है ना। हम कंडीशन लिखवाए कि जब सेम कोटि रहेगा तभी जुटेगा। ठीक, जब सेम कोटि है ही नहीं तो जुटेगा कैसे? ठीक, बात समझ में आया? आदमी बीमार पड़ता था डॉक्टर के पास जाता है, कि पहले ही हाजिर रहता है कि है डॉक्टर साहब बीमार पड़े वाला ही हो, हैं? मेडिकल उडिकल करके रखो। कंडीशन है तो उसको ध्यान दीजिए। ठीक ना, अब अगला क्या दिए थे, इसी में दिया हुआ आपको घटाव, क्या दिया हुआ है, घटाव। तो घटाव के साथ भी वही कंडीशन है, इसमें भी कोटि समान होना चाहिए। शर्त क्या है इसका, कोटि समान होना चाहिए। क्या लिखल है, ठीक ना, इसका क्या होना चाहिए, कोटि, कोटि समान होना चाहिए। जब कोटि समान होगा तो आप घटा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अगर ए बराबर दिया हुआ है आपका A11 A12 A21 A22, ठीक, बी बराबर दिया हुआ है आपको B11 B12 B21 B22। ठीक, अगर a माइनस बी फाइंड करना है, A-B, तो A11 में से कौन घटेगा, B11। A11 माइनस क्या हो जाएगा, A12 माइनस क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा। A21 माइनस क्या हो जाएगा, B21। A22 माइनस क्या हो जाएगा, B22 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, अगर एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल देखिए। अगर A इक्वल टू दिया हुआ है आपका 459,812, ठीक, B बराबर दिया हुआ है आपको 3528। अब हमको बताइए इसको घटा सकते हैं इसमें से, नहीं, क्योंकि कोटि बराबर नहीं है। तो यहां लिख दे 5 2, अब तो घट जाएगा। ठीक, अब निकालिए A माइनस क्या निकालिएगा, निकालना है आपको A माइनस बी निकालना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना, 5 में से 5 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 8 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो जोड़ बन जाएगा, घटाए बन जाएगा ना आपसे। ठीक, एक एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, 1 मिनट टाइम भी देंगे। ठीक, चलिए घटाइए, घटा के कितना आ रहा है इसमें आपको। हाँ, A-B फाइंड करना है आपको। पहला बनाइए ना,
ए में से बी को माइनस करना है ना, ए माइनस बी करना है। चलिए घटाएं, आया होगा ए प्लस बी माइनस 2, फिर आया होगा बी माइनस ए माइनस 3, सी प्लस डी माइनस ए प्लस 2 माइनस, इतना आंसर मिल रहा है आप लोग का। चलिए ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जोड़ और घटाओ तो सीख गए। ठीक, अब जोड़ और घटाओ का कुछ गुण है, ठीक ना। ठीक, पहला इसका अब क्या याद रखना है आपको, अवयव के योग का गुणधर्म, ठीक ना, अवयव के योग का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या है जो समझिए, आप लोग बचपन में जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते थे, ठीक ना। ओए चश्मिश, बचपन में आप जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते थे, वहां पे आप याद कीजिए, आपको क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम में सब बताया गया था। नहीं, जूनियर क्लास में तो पढ़ना था जी। ठीक, तो इसमें भी आपका क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, ठीक ना। पहला इसमें याद रखिएगा, अवयव के योग का क्रम विनिमय नियम याद रखना है। क्या रखना है, अवयव के योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, मतलब क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम और विनिमय मतलब बदलना होता है। ठीक, क्रम का बदलना, क्रम विनिमय मतलब क्रम का बदलना। तो जोड़ में क्रम बदल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, इसका अगर हम लोग स्टेटमेंट देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, सही लिखा हुआ है, ठीक ना। ए प्लस बी बराबर क्या लिखा हुआ, बी प्लस। अगर ए और बी को जोड़ना है तो या तो ए को पहले जोड़ दीजिए, बी को बाद में जोड़िए, या तो बी को पहले रख दिए फिर ए को बाद में रखिए, आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें याद रखना है, अवयव के योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ। अगर यहां पे याद रखिए, अगर ए बी और सी, ए बी तथा सी तीन अवयव है, ए बी तथा सी तीन अवयव है, तो उस कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए और बी को पहले ऐड कर देते हैं उसके बाद सी को ऐड करते हैं, या ए को छोड़ देते हैं और बी और सी को पहले ऐड कर देते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ए और बी को पहले ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सी को ऐड करना है। ठीक, उस तरफ क्या बोला आपको कि बी और सी को पहले जोड़िए, उसमें के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ए को ऐड करना है। आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, पड़ेगा प्रभाव। ठीक, अब देखिए यहां तक दूसरा प्रॉपर्टी याद हो गया। कुछ अन्य इसका और प्रॉपर्टी है, अगर कोई अवयव है उसमें शून्य को जोड़ देंगे, कोई अवयव है उसमें किसको जोड़ेंगे, शून्य को, तो शून्य को जोड़ने के बाद आपको जो अवयव है वही अवयव आपको मिलेगा, मतलब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, बात समझ में आया यहां तक। अब देखिए चौथा पॉइंट में आपको, अगर कोई अवयव है उस अवयव में उसके ऋणात्मक अवयव को जोड़ते हैं। बताइए, अगर कोई अवयव है, अवयव में ऋणात्मक अवयव को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा परिणाम, जीरो मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए प्लस ए बराबर भी क्या रहेगा आपको, जीरो रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आया यहाँ पे नहीं। अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस क्या है, सी है, बात समझ में आ रहा है कुछ। ए में अगर बी को जोड़ते हैं और फिर ए में सी को जोड़ते हैं और दोनों बराबर मिलता है, तो बराबर तभी मिल सकता है जब बी बराबर सी रहेगा, तब जब बी बराबर सी रहेगा तब। बात समझ में आया यहाँ पे, मतलब नॉर्मल जो इक्वेशन का रहता था, सिंपल इक्वेशन, उसको यह सेटिस्फाइड करता है। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसका इतना प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जोड़ घटाओ कंप्लीट, कंप्लीट ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, मैट्रिक्स का गुणन क्या दिया हुआ है आपको,
मैट्रिक्स का गुणन। ठीक, तो मैट्रिक्स का गुना दो तरीका से लिखा हुआ है भाई आपको, पहला दिया हुआ अदिश गुणन और दूसरा दिया हुआ दूसरे मैट्रिक्स का गुना, दूसरे मैट्रिक्स से गुना। ठीक मतलब क्या कि कोई अवयव को अगर किसी अदिश संख्या से गुना करना है या किसी अवयव को एक दूसरे अवयव से गुना करना है, तो दोनों को गुना करने के लिए अलग अलग तरीका है। ठीक ना, तो पहला हम लोग देखेंगे अदिश गुणन को। किसको देखेंगे? अदिश गुणन को। देखिए दिया हुआ है, इसमें एक अदिश राशि को मैट्रिक्स से गुना करना शामिल है। एक नया मैट्रिक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक तत्व को अदिश मात्रा से गुना किया जाता है या किया जाना है। चलिए देखिए इसको समझते हैं। ठीक आप हमको बताइएगा कि ए बराबर दिया हुआ है 4 6 5 8 2 3। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोटि का कोई शर्त इसके लिए नहीं है। अगर किसी भी अदिश राशि से गुना करना है किसी अवयव को, तो किसी अवयव को किसी अदिश राशि से गुना कर सकते हैं। ठीक ना, अगर ए का मान इतना दिया हुआ है, हम बोलेंगे कि 3a का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 गुना a का मान ज्ञात करें। तो 3 आपका अदिश राशि है कि नहीं है? 3 कैसा राशि? अदिश राशि। तो 3 से इसको गुना कर लेंगे। अगर 3 × a का मान ज्ञात करना है आपको, तो इसका प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करना पड़ेगा। जो अवयव में प्रत्येक अवयव है उसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 गुना 4 बराबर, और 3 गुना 6 बराबर, 3 गुना 2 बराबर, 3 गुना 5 बराबर, 3 गुना 8 बराबर, 3 गुना 3 बराबर। बात समझ में आया यहाँ पे इतना? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर अदिश राशि से गुना करना है तो आपको जो जिस अदिश राशि से गुना करना है, उस अदिश राशि से अवयव के अंदर जितना भी अवयव मौजूद रहेगा सबसे इंडिविजुअल गुना करना है आपको। बात समझ में आया? ठीक, उसी तरह से आपको कभी कभी होगा कि अदिश राशि से भाग दिख जाता है। ठीक, तो भाग भी जस्ट लाइक टू मल्टीपल, बोले ना कि भाग मतलब गुना है। भाग मतलब क्या है? गुना। अगर हम आपको बोलेंगे कि a बराबर दिया हुआ है आपका 5 6 7 2 1 5 और 1 2 3। ठीक, आपको निकालना है a बटा 2 का मान। किसका मान? a बटा 2। तो आपको तो लग रहा हो कि a को भाग देना है किससे? 2 से। है भी वही, लगना क्या है? ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a गुना 1/2 लिख सकते हैं ना। ठीक, a गुना क्या लिख सकते हैं? अब इसका मतलब क्या कि प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुना कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5 बटा, यहाँ 6/2 तो 3 हो जाएगा, यहाँ 7 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ 2/2 1 बटा, 5 बटा 1 बटा 2/2 1, 3 बटा। बात समझ में आया तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? बोला आए? हाँ, ई ई ई ई 6/2 बराबर कितना होगा? सस्ता नस्ता करता है क्या रे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखो सिंपल वे में आप याद रखना कि अगर दिया हुआ है कोई अवयव, ठीक ना, वेरिएबल के फॉर्म में लिख लो। अगर दिया हुआ है a बराबर ABC, ठीक ना, और PQR, आपको निकालना है m × a का मान। ठीक, तो प्रत्येक अवयव को आपको m से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आया तक? प्रत्येक अवयव को आपको वेरिएबल जो अदिश राशि है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन था। अब आता है आगे आपको एक अवयव का दूसरा अवयव से मल्टीप्लाई। ठीक, एक अवयव का दूसरा अवयव से मल्टीप्लाई। चलिए लिखा हुआ भी है मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुना करना। ठीक ना, मतलब अपना जात वाला से गुना करना है इसको। ठीक, अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है यदि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो मतलब कंडीशन समझ में आ रहा है इसका? ये कंडीशन क्या दिया आपको कि दो मैट्रिक्स को गुना तभी कर सकते हैं जब पहला पंक्ति है, पहला अवयव में पंक्ति की संख्या दूसरा अवयव में स्तंभ की संख्या के बराबर होगा, या पहला अवयव में स्तंभ की संख्या दूसरा अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर होगा। ठीक, तब ना पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कंडीशन समझ में आया ना इतना?
मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगा तब आप गुना कर सकते हैं। जैसे देखिए और कोई दिया हुआ है अवयव ए बराबर, यहाँ पे ए आई जे दिया हुआ है, ठीक, और बी बराबर दिया हुआ है बी आई जे। इसका कोटि में क्या बोले आपको, अगर एम बाई एन का ये है, कितना का है, एम बाई एन का, तो हम क्या बोले, इसका पंक्ति उसका स्तंभ बराबर होना चाहिए, इसका पंक्ति और उसका स्तंभ। तो इसमें एम पंक्ति है तो इसमें कितना स्तंभ होना चाहिए, एन ना, यहाँ लिख सकते हैं पी बाई एम, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अगर इसका कोटि एम बाई एन तो उसका कोटि पी बाई एम, क्यों, क्योंकि इसका पंक्ति और उसका स्तंभ बराबर होना चाहिए, ठीक। अब एक कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, इतना तक सीखे उसमें सबसे थोड़ा सा इसमें खाली लगेगा डिस्टर्ब, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है तो यही कर सकता है खाली, ठीक। ये तो नॉर्मल है आपको, वर्ग अवयव है, ठीक ना, वर्ग अवयव, तो इसका पंक्ति उसका स्तंभ और उसका पंक्ति इसका स्तंभ दोनों इसमें बराबर है। अब इसको पहले गुना करने के लिए हम लोग सीखते हैं, है ना। देखिए इसको अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 5 6, बगल में क्या है आपको 5 6 3 और 5। कंडीशन क्या है जो समझिए, इसका पंक्ति को इसका स्तंभ से गुना करना है, ठीक। पहला अवयव के पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुना करना है, ठीक ना, पहला अवयव के पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुना करना है, ठीक। अब बताइए आप कि 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 15, ठीक। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो तब 15 प्लस क्या हो जाएगा 12, ठीक। अब पहला हो गया ना, अब पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करना है, ठीक। तो बताइए 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, ठीक। तो पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से गुना हो गया ना। अब ये खत्म, अब दूसरा पंक्ति को स्टार्ट कीजिए, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, अब हो गया इसका। अब फिर दूसरा पंक्ति को फिर करेंगे दूसरा स्तंभ से, तो 5 को 6 से गुना करेंगे 30, 6 को 5 से गुना करेंगे 30। अब जो आएगा वो जोड़ के लिख देना, बन जाएगा 29, है कि नहीं। 15 और 12 27, 18 और 20 38, 25 और 18 30 और 30, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। और एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना, आए कर रहे हैं। देखिए एक और दिया आपको, a बराबर 3 4 5 3 6 2, ठीक। हमने क्या बोला, इसमें जितना पंक्ति उसमें उतना स्तंभ होना चाहिए, ठीक ना। तब b में, इसमें 2 गो पंक्ति तो b में 2 गो स्तंभ होना चाहिए, हाँ, ठीक। अब देखिए बात समझ में आया तक, ठीक। इसमें 2 पंक्ति इसमें 2 स्तंभ है, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, a इंटू बी निकालिए, क्या बोले, पहला पंक्ति का मल्टीप्लाई पहला स्तंभ से, तो 3 गुना 2 बराबर, और 4 गुना 5 बराबर, और 5 गुना 2 बराबर 10 हो गया। फिर पहला पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरा स्तंभ से, 3 गुना 4 बराबर, 4 गुना 6 बराबर, और 5 गुना 1 बराबर, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 गुना 2 बराबर, दूसरा पंक्ति का भी पहला स्तंभ से करेंगे ना, तो 3 गुना 2 बराबर, और 6 गुना 5 बराबर, और 2 गुना 2 बराबर, ठीक। अब दूसरा पंक्ति का फिर करेंगे दूसरा स्तंभ से, 3 गुना 4 बराबर, 6 गुना 6 बराबर, 2 गुना 1 बराबर, कोई दिक्कत। चलिए a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जोड़िए क्या आ जाएगा 36वां कितना होगा 41, कंफर्म ना। उसके बाद बोलिए 40, इसके बाद 50, 36 2 38 2 40 50 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। तब गुना सीख गया है ना, कि कोई दिक्कत इसमें। अब गुना का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना, गुना का भी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे जोड़ का प्रॉपर्टी होता है ना, उसी टाइप से गुना का प्रॉपर्टी होता है। तो गुना में क्रम विनिमय अप्लाई नहीं होता है, पहला चीज याद रखिएगा, अवयव का गुणन में क्रम विनिमय अप्लाई नहीं होता है।
अवयव के गुणन के गुणधर्म, गुणन के मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें साहचर्य नियम फॉलो होता है, ठीक ना। अब पहला में क्या बोले आपको, गुणन का साहचर्य, गुणन का साहचर्य, तो साहचर्य किसको हम लोग कहते हैं बताइए। साहचर्य नियम के लिए कितना अवयव रहना चाहिए, 3, कौन कौन, ए बी सी, ठीक ना। अगर ए बी सी 3 अवयव है, ए बी तथा सी 3 अवयव है, 3 अवयव है, तो ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। मतलब पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना जी, ठीक। उसके बाद इसमें वितरण नियम भी फॉलो होता है, इसमें वितरण नियम फॉलो होता है, वितरण नियम मतलब बंटन नियम, ठीक ना, वितरण नियम, ठीक। अगर दिया हुआ ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए को बी से ए बी और ए को सी से तो क्या हो जाएगा आपको ए सी हो जाएगा, ठीक। अब कोई अवयव का गुना अगर इकाई अवयव से कर दिया जाए, इकाई अवयव बताए थे ना पहले, इकाई अवयव को सूचित किससे करते हैं, आई से, इकाई अवयव किससे सूचित करते हैं, आई से। तो जब कोई अवयव को गुना इकाई अवयव से कर दिया जाए तो आपको वह अवयव ही मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वह अवयव ही मिलेगा। तो ए इंटू आई बराबर क्या होगा आपको, आई, और आई इंटू ए बराबर क्या होगा आपको, ए होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू आई बराबर भी ए और आई इंटू ए बराबर भी ए। अब हम कह सकते हैं आपको कि अगर 2 अवयव का गुना करना है, मतलब 2 अवयव ए और क्या हो जाएगा बी होगा तो अगर ए और बी को गुना करना, ए बी का मान 0 आ रहा है, ए बी का मान क्या आ रहा है, आप हमको सोच के बताइएगा कि 2 अवयव ए तथा बी का गुना कर रहे हैं, ठीक, और गुणनफल 0 आ रहा है, तो जरूरी है कि ए और बी दोनों में से कोई एक शून्य होगा कि बिना शून्य रहे भी 0 आ सकता है, बताइए। जरूरी नहीं है, ठीक ना। अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, हाँ शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ए बी बराबर 0 है तो यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि ए या बी दोनों में से कोई शून्य अवयव है, कोई शून्य अवयव, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। बात समझ में आया यहाँ पे। अगर ए बी का मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद शून्य आता है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों में से कोई एक आपका क्या है शून्य है, ठीक। तो आज हम लोग ये सीखे, आप क्या सीखे, सबसे पहले अवयव का कुछ टाइप्स पढ़े, टाइप्स पढ़ने के बाद अलजेब्रा पढ़े। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर कल अवयव का परिवर्त, ठीक ना। उसके लिए आप लोग क्या, उसके आप लोग का काम क्या है कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लेना है, ठीक। अगला क्लास में 3.1 और 3.2 का सोल्यूशन करवा देंगे।